नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट ने कुछ ही समय में भयंकर ट्रेडिंग सेशन का अनुभव किया जो खुशी और उत्साह से भरा था, जो एक विनाशकारी घटना में बदलने से पहले कुछ ट्रेडर्स के लिए चला। बिटकॉइन के पीक पर पहुंचने के बाद ये सब अचानक हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $69,200 के नए सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गई। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.3% की गिरावट के साथ 85,720 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि बिटकॉइन के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से निवेशकों के बीच प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई और इसीलिए एक्सचेंजेस पर भारी बिक्री ऑर्डर की बाढ़ आ गई। बाइनेंस ऑर्डर बुक ने हायर प्राइस लेवल्स पर विक्रय आदेशों का एक समूह दिखाया जिसमें 300 से अधिक BTC जिसकी कीमत लगभग $20 मिलियन थी, $69,000 में बेची जानी थी और 500 से अधिक BTC $70,000 में बिक्री के लिए थे। इसके साथ साथ सुधार ने व्यापक लिक्विडेशन शुरू कर दिया जिससे सभी डिजिटल एसेट्स में $1 बिलियन से अधिक मूल्य के लेवरेज डेरिवेटिव पोजीशन समाप्त हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पॉट BTC एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लॉन्च के बाद मजबूत संस्थागत निवेशक मांग के कारण हुई थी। उन्होंने सबसे बिजिएस्ट सेशन का अनुभव किया क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम $10 बिलियन से अधिक हो गई क्योंकि BTC का नया सर्वकालीन उच्च सुधार में बदल गया। इस बीच ऐसा लगता है कि शुरुआती माइनर्स ने अपने पुराने ब्लॉक रिकॉर्ड बेचना शुरू कर दिया है जिससे बिटकॉइन की कीमत पर दबाव पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्टर्स से पता चलता है कि कुछ बड़े निवेशक या तथाकथित बिटकॉइन वेल रिकॉर्ड तेजी से पैसा कमाते दिखे, फिर भी धारणा इस उम्मीद से समर्थित बनी हुई है कि BTC अप्रैल में होने वाले अपने हार्विंग इवेंट की अगुवाई में एक और उच्चतर दौड़ के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हुए US आधारित स्पॉट बिटकॉइन ETF में 4 मार्च को $562 मिलियन का इन्फ्लो हुआ जो लगभग $69,000 के सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गया। 11 जनवरी को ट्रेडिंग शुरू करने के बाद से ये इन्फ्लो का तीसरा सबसे बड़ा दिन था। ब्लैकरॉक के iShares बिटकॉइन ट्रस्ट ने $420 मिलियन का सबसे बड़ा इन्फ्लो दर्ज किया। इसके बाद फिडेलिटी के वाइज ओरिजिन बिटकॉइन ट्रस्ट ने $404 मिलियन का इन्फ्लो दर्ज किया। आगे बढ़ते हुए बिटकॉइन की कीमत एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। स्पॉट BTC ETF का ट्रेडिंग वॉल्यूम $10 बिलियन के मील के पत्थर पर पहुंच गया। ब्लैकरॉक के iShares बिटकॉइन ETF में सबसे अधिक वॉल्यूम $3.7 बिलियन रहा, जबकि ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट और फिडेलिटी वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड क्रमश $2.8 बिलियन और $2 बिलियन तक पहुंच गया। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.7% कम होकर $2.5 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच गई। हालांकि कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 33% बढ़कर $256 बिलियन हो गई। इसके अलावा ईथर दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी नवंबर 2021 में अपने सर्वकालीन उच्च स्तर $4,891 से 6% बढ़कर $3,800 हो गई है। क्रिप्टो करेंसी की वर्तमान कीमत इस उच्च से 28% नीचे है जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम $33.29 बिलियन यानी 68% वृद्धि द्वारा समर्थित है। टेथर एक प्रमुख स्टेबल कॉइन इश्यूअर ने अपने टेथर स्टेबल कॉइन को विभिन्न ब्लॉकचेन के बीच स्थानांतरित करने के लिए एक रिकवरी टूल लॉन्च किया है। इस टूल का उद्देश्य USDT ट्रांजैक्शंस के लिए उपयोग किए जाने वाले कई ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में से किसी एक में डिस्ट्रप्शंस के केस में USDT तक स्टेबल कॉइन एक्सेस सुनिश्चित करना है। इस बीच शिबा इनू ने अपने मार्केट कैप में 90% की वृद्धि देखी है जो 5 मार्च को $26.71 बिलियन तक पहुंच गई और जूम, स्नैप, eBay और MicroStrategy जैसी तकनीकी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। तीनों प्रमुख एवरेजेस में तेज बिकवाली के बाद बुधवार को US स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी आई। नास्डैक 100 फ्यूचर्स 0.3% बढ़ा, S&P 500 फ्यूचर्स 0.09% बढ़ा और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 0.01% की गिरावट देखी गई। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 0.7% की गिरावट के साथ $66,645 पर ट्रेड कर रही थी। ETH समान समय अवधि में 3.2% की बढ़त के साथ $3,840 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना का SOL 0.5% की गिरावट के साथ $131 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का ADA टोकन 5.5% की गिरावट के साथ $0.73 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच का AVAX टोकन 5% की गिरावट के साथ $40.9 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 5.2% की गिरावट के साथ $1 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डोजकॉइन 8% की गिरावट के साथ $0.16 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शिबा इनू में 9.7% की गिरावट देखी गई। इसी के साथ साथ रिपल का XRP टोकन 5% की गिरावट के साथ $0.61 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट का डॉट टोकन 5% की गिरावट के साथ $10.1 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। हालांकि बाइनेंस BNB 1.3% की बढ़त के साथ $426 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. US-based spot Bitcoin ETFs experienced net inflows of $562 million on March 4, reaching an all-time high of about $69,000. Well, this was the third largest day of inflow since they started trading on Jan 11. BlackRock's iShares Bitcoin Trust recorded the largest inflows at $420 million, followed by Fidelity's Wise Origin Bitcoin Trust at $404 million. Well, the net inflows into spot Bitcoin ETFs were 10 times the amount of new BTC added through mining activities. Spot Bitcoin ETF trading volume peaked at $5.5 billion, making it the second highest volume day since the product's launched. In the 2 months since their launch, spot Bitcoin ETFs have seen net inflows of $7.5 billion worth of BTC despite over $9 billion in outflows. Stanford University's student-run Blitz Fund has allocated around 7% of its portfolio to Bitcoin investments following a pitch from computer science major Cole Lee in February. Lee argued that the fund has bought Bitcoin at $45,000 and pitched BlackRock's IBIT exchange-traded fund or ETF to Blitz Fund. The student-run fund, established in 1978 in honor of Charles Blitz, manages a six-figure portion of Stanford's endowment by investing in stocks, bonds, and other assets including BTC. Lee believed that the ETF was a great opportunity for Blitz to buy Bitcoin. He speculated that breaking the all-time high of $69,000 would cover billions of shorts and increase excitement at ATHs, enhancing a volatile move to the upside. The Phantom Foundation is seeking the Singapore High Court to declare the Multi-Chain Foundation bankrupt, which could allow it to recover $122 million that was stolen from Multi-Chain's Phantom Bridge last year. The foundation claims that the High Court of Singapore granted it a default judgment ruling in its legal action against the cross-chain protocol Multi-Chain for breach of contract and fraudulent misrepresentations. The foundation plans to use the foundation's own financial losses to petition the court to wind up the foundation and appoint a liquidator to help recover and distribute missing or frozen assets. Well, the court will assess the damages owed to Phantom and demand repayment from Multi-Chain. If approved, the liquidator would have the authority to take over the foundation's assets, claw back transactions, and recover other assets to pay back creditors it allegedly owes. Phantom plans to use the court's judgment to pave a path for all users to lodge their claims against Multi-Chain.